पढ़ रहे थे ब्रिटेन के संदर्भ में, और कल हमने अध्ययन किया था ब्रिटेन के सामाजिक आर्थिक आधार के बारे में। आज हमारे पढ़ने का विषय है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जब हम बात करें तो ये अपने आप में विश्व का एक अनोखा और अलग तरह का संविधान है, क्योंकि एकमात्र ऐसा संविधान दुनिया में है जो अलिखित है, अभिसमयों पर आधारित है और विकसित है। ये संविधान परंपराओं पर आधारित है और संसदीय प्रकृति को लिए हुए। इसकी जब विशेषताओं की बात करें तो संसदीय संविधान है, एकात्मक संविधान है, और ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। इसमें बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं जो कि संयोग के कारण विकसित हुई और धीरे धीरे उस स्थिति में आई जिस स्थिति में ये आज है। ब्रिटिश संविधान की एक एक करके हम प्रत्येक विशेषता को विस्तार से देखेंगे। तो पहली विशेषता है कि विकसित संविधान। अधिकांश दुनिया में संविधान निर्मित होते हैं। निर्मित संविधान वे होते हैं जिनका किसी संविधान सभा ने एक निश्चित समय में निर्माण किया, किंतु ब्रिटिश संविधान ऐसा संविधान नहीं है। इसका एक निश्चित समय में किसी संविधान सभा ने निर्माण नहीं किया है, बल्कि ये धीरे धीरे विकसित होते हुए उस स्थिति में आया जिस स्थिति में ये आज है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक विकसित संविधान है, न कि निर्मित संविधान है। फिर ये अलिखित है, लिपिबद्ध नहीं है, क्योंकि परंपराओं पर आधारित है, अभिसमयों पर आधारित है। अभिसमय में परंपराएं होती है जो सैकड़ों हजारों सालों से चली आती है और रिजिड हो जाती है, तो उन अभिसमयों पर आधारित ये संविधान है, इसलिए अलिखित संविधान है। हालांकि इसके बहुत से हिस्से आज कानून के रूप में लिख दिए गए हैं, फिर भी ये अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। ये लचीला और सुपरिवर्तनशील संविधान है। देखिएगा, परिवर्तनशीलता के आधार पे संविधान या तो कठोर होता है या लचीला होता है। कठोर वो होता है जिसमें संशोधन बहुत मुश्किल से, जटिलता से होता है। लचीला वो होता है जिसमें बहुत आसानी से होते हैं। अब चूंकि अलिखित संविधान है तो इसमें संशोधन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के द्वारा ही इस संविधान में बदलाव लाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसलिए इस संविधान को लचीला संविधान माना गया है। सिद्धांत और व्यवहार में इसमें अंतर है, ये भी इस संविधान की एक विशेषता है। हालांकि ज्यादातर संविधानों में ये विशेषताएं पाई जाती है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर होता है, पर ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में ये बात अधिक प्रभावी कि वहां सिद्धांत और व्यवहार में बहुत ज्यादा अंतर है। हम देखें तो वहां राजतंत्रात्मक सैद्धांतिक दृष्टि से राजतंत्र है, पर व्यवहारिक दृष्टि से लोकतंत्र है। हम देखें तो सैद्धांतिक दृष्टि से वहां पर तीनों शासन के अंगों में पृथकीकरण किया गया है, पर व्यवहारिक दृष्टि से वहां पर संसदीय शासन है और इस प्रकार का कोई पृथकीकरण नहीं है। तो बहुत सी चीजें हैं जो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर को प्रकट करती है। संस्थात्मक प्रजातंत्र है। संस्थात्मक प्रजातंत्र के जो लक्षण होने चाहिए वो सारे लक्षण ब्रिटिश संविधान में परिलक्षित होते हैं। जो लक्षण है संसदीय शासन के, एक तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का गहरा संबंध होना चाहिए। दूसरा, कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का, दूसरा वास्तविक। और तीसरी विशेषता, कार्यपालिका का कार्यकाल, जो वास्तविक कार्यपालिका उसका कार्यकाल निर्धारित किंतु अनिश्चित होता है। ये तीनों ही विशेषता ब्रिटिश संविधान में पाई जाती है। वहां पर जो महारानी है वह नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान है, वहां का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है, तो दोहरी कार्यपालिका हो गई। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्धारित है, किंतु वहां की जो लोग, जो प्रथम सदन है कॉमन सभा, उसके प्रति उत्तरदायी है। वहां से अविश्वास का प्रस्ताव पास होते ही समय से पूर्व उसको घर जाना पड़ता है, तो उसका कार्यकाल निर्धारित किंतु अनिश्चित है। और वहां पर कार्यपालिका के सदस्यों का चयन वहां की पार्लियामेंट में से किया जाता है, संसद से किया जाता है। इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका का बहुत घनिष्ठ संबंध भी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वहां संस्थात्मक प्रजातंत्र पाया जाता है। संसद की सर्वोच्चता वहां है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पर एक तो अलिखित संविधान है और दूसरा वहां अमेरिका और भारत की तरह
पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को नहीं दी गई है। तो इसलिए वहां की संसद की कानून बनाने की शक्ति असीमित है। और इसीलिए तीनों में जैसे विचारक कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त चाहे जो करने की शक्ति रखती है। बहुत शक्तिशाली वहां की संसद है और इसलिए संसदीय सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता वहां पर पाई जाती है। फिर एक विशेषता एकात्मक शासन की है। ब्रिटेन का भूगोल, ब्रिटेन की क्षेत्रीय सुदृढ़ता ऐसी है कि जिसके कारण वहां शासन की समस्त शक्तियां केंद्र को सौंप दी गई। हालांकि इकाइयों का अस्तित्व है, प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय स्तर की प्रशासनिक इकाइयां हैं, पर वे इकाइयां शक्ति संविधान से ग्रहण नहीं करती, केंद्र से ग्रहण करती है। मौलिक शक्ति उनके पास नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान एकात्मक शासन वाला संविधान है। वहां शासन की सारी शक्तियां केंद्र को सौंप दी गई है, इकाइयों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर वहां विधि का शासन है, कानून का शासन है, और कानून के सामने प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे के स्तर तक, कर्मचारी तक या आम आदमी तक सब समान है। विधि के शासन के दो रूप होते हैं, विधि का समान संरक्षण और एक विधि का उल्लंघन करने पर समान दंड। तो दोनों ही स्थितियां वहां पर पाई जाती है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान फ्रांस के संविधान से अलग है, क्योंकि फ्रांस के संविधान में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग से प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय है। ब्रिटेन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून है और एक जैसे न्याय की व्यवस्था है। तो ये विधि का शासन वहां पर विद्यमान है। फिर विशेषता आती है अधिकार पत्र का अभाव है। ब्रिटिश संविधान में अलग से कोई अधिकार पत्र नहीं है, किंतु फिर भी वहां पर नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार विद्यमान है। संसदीय अधिनियम और साधारण कानून के माध्यम से नागरिकों को अधिकार दिए गए, चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार हो, चाहे वो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार हो। बहुत से अधिकार है जो वहां नागरिकों को दिए गए हैं संसदीय अधिनियमों के माध्यम से या साधारण कानूनों के माध्यम से। फिर एक विशेषता ब्रिटिश संविधान की यह है कि वहां मिश्रित शासन प्रणाली है, यानी वहां राजतंत्र भी है, वहां कुलीन तंत्र के भाव भी दिखाई देते हैं और वहां प्रजातंत्र तो है। राजतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण वहां पर वंशानुगत रूप से सम्राट का पद है, तो वंशानुगत है, इसे राजतंत्र है। कुलीन तंत्रीय व्यवस्था वहां की लॉर्ड सभा में दिखाई देती है। वहां की लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं। और प्रजातंत्र वहां की कॉमन सभा प्रजातांत्रिक शासन का प्रतिबिंब है, क्योंकि वहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। तो तीनों ही शासन व्यवस्थाएं मिश्रित रूप से ब्रिटिश संविधान में हमें दिखाई देती है। वहां पर द्विदलीय पद्धति है। शुरुआत में वहां दो दल थे, एक अनुदार दल और एक उदार दल। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदार दल का समाप्ति हो गई, पतन हो गया और उसकी जगह मजदूर दल उभर करके आया। वर्तमान समय में वहां दो दल है, एक मजदूर दल है, दूसरा अनुदार दल है। हालांकि छोटे छोटे दूसरे दल भी वहां उभरते हैं, पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वहां द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। फिर सीमित रूप में शक्ति पृथकीकरण है। हालांकि मॉन्टेस्क्यू ने जिस शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत का निरूपण किया वह ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को देख करके ही किया, पर वो उसका भ्रांतिपूर्ण अध्ययन था, क्योंकि वहां संसदीय शासन है, इसलिए वैसा शक्ति पृथकीकरण संभव ही नहीं जैसा कि वो चाहता था, मॉन्टेस्क्यू कहता है। पर फिर भी सीमित रूप से वहां पर शक्ति पृथकीकरण है। भले व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जुड़ी हुई है, पर वहां न्यायपालिका को भी 2005 के बाद से स्वतंत्र कर दिया गया है, तो सीमित रूप से शक्ति पृथकीकरण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था वहां पर की गई है। ये पहले नहीं थी, पहले वहां पर लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय हुआ करता था और वहां का जो अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर जो मंत्री भी होता था वो और न्यायिक लॉर्ड सर्वोच्च अपीलीय न्यायाधीश हुआ करते थे। पर 2005 के बाद संवैधानिक सुधार कानून पारित किया गया 2005, उसके माध्यम से इनकी न्यायिक शक्तियों को समाप्त कर दिया गया और अलग से उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। तो वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था कर दी। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि ब्रिटिश संविधान अपने आप में एक अलग तरह का अलिखित परंपराओं पर आधारित संसदीय शासन वाला एकात्मक शासन का प्रतिबिंब और मिश्रित शासन व्यवस्थाओं को दिखलाने वाला और न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने वाला एक संविधान है। तो ये हमने देखे ब्रिटिश संविधान की सामान्य विशेषता।